हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य क्या क्या हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, राष्ट्रपति को मेनली 6 प्रकार की शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति को 6 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं और वो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं वो हम देखने वाले हैं। तो राष्ट्रपति को पहली तो कार्यपालक शक्तियाँ, कार्यपालक शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरी जो शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को वो विधायी शक्ति। तीसरे प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को जो प्राप्त है वो वित्तीय है, वित्तीय शक्ति। उसके बाद में न्यायिक, न्यायिक शक्तियाँ। 5वें नंबर पे आपातकालीन शक्तियाँ। और एक और शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है वो है कूटनीतिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ। देखिए, यही 6 प्रकार की वो शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। और भी कई एक शक्तियाँ हैं, लेकिन मेनली जो राष्ट्रपति के बारे में शक्तियों का जो उल्लेख है वो इन जो है किन किन आर्टिकल्स में किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति को कौन कौन सी कार्यपालक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो कार्यपालक शक्तियाँ में सबसे पहले आता है आर्टिकल 53। इस आर्टिकल में ये प्रावधान है कि संपूर्ण कार्यपालक शक्तियां जो भारत सरकार की होंगी, जितनी भी कार्यपालक शक्तियां होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कंसंट्रेटेड होंगी, यानी भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसके तहत जो है भारत संपूर्ण कार्यपालक शक्ति, जो भी भारत सरकार का कार्य होगा उसका प्रधान होगा। इसके बाद एक आर्टिकल है आर्टिकल 74। इस आर्टिकल में ये प्रावधान है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, लेकिन उस मंत्री परिषद के हेल्प से राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों को अंजाम देगा, है ना। उन सभी जो है कार्यपालक शक्तियों को अंजाम देगा आर्टिकल 74 के मुताबिक। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधान तो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन ये मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में हेल्प करेगा। ठीक है, आर्टिकल 74। आर्टिकल 78 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो भी सूचना, है ना, भारत सरकार से संबंधित राष्ट्रपति जो भी सूचना प्रधानमंत्री से मांगेगा, प्रधानमंत्री वो सूचना उपलब्ध कराएगा राष्ट्रपति को। तो ये 3 आर्टिकल्स राष्ट्रपति के जो है एग्जीक्यूटिव पावर से यानी कार्यपालक शक्तियों से रिलेटेड हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति के और भी बहुत सारे हैं, जैसे जितने भी तरीके की प्रमुख नियुक्तियां हैं, है ना, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं मेन वो राष्ट्रपति के लेटर के, राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही होता है। भले ही उसकी सलाह उन्हें प्रधानमंत्री देते हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो लेटर इशू होगा, जिस आदेश से उन नियुक्तियों को अंजाम दिया जाएगा, वो आदेश राष्ट्रपति के कार्यालय से और राष्ट्रपति उसे निकालते हैं। तो वो कौन कौन सी नियुक्तियाँ हैं? जैसे भारत में CAG, है ना, CAG है, महालेखा परीक्षक हो गए। उसके बाद आपका जैसे अटॉर्नी जनरल हो गए, और जितने भी प्रमुख आयोग हैं भारत में, जितने भी प्रमुख आयोगों की नियुक्ति होती है, सभी की नियुक्तियां जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। तो मेनली ये कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 78, और जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों को भी राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, एक आर्टिकल और है 75 क्लॉज 1। ये आर्टिकल 75 क्लॉज 1, इस आर्टिकल में कहा गया है कि यहां तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। किनकी? PM की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति तो नियुक्त करते हैं, लेकिन किससे नियुक्त करते हैं? किसी भी थर्ड पर्सन को भी नियुक्त कर सकते हैं जब संसद में किसी भी दल को बहुमत जो है प्राप्त न हो। लेकिन अगर संसद में किसी दल को बहुमत प्राप्त है तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन अगर किसी भी दल को संसद में बहुमत न मिला हो तो राष्ट्रपति वहां पर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को, कोई भी थर्ड पर्सन को भी, जिन्होंने चुनाव न भी जीता हो, उनको भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा।
तो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति के हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन से जो है विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। तो विधायी शक्तियों में कौन कौन से शक्तियां प्राप्त हैं वो हम देखते हैं। देखिए आर्टिकल 79 के तहत ये कहा गया है कि जो संसद है ना, संसद मतलब क्या, पार्लियामेंट। भारत में कानून बनाने वाली जो सबसे अपर लेवल की संस्था है वो है संसद, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। छोटी कानून या छोटा या बड़ा कानून जो भी हो उसे कौन बनाती है, संसद। ये संसद जो होगा ये 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। एक तो लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो देखिए आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है कि एक संसद होगा संघ का, है ना, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद बनेंगे। तो देखिए जब कोई कानून बनता है तो सबसे पहले वो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है। अगर लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा में ये पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित होता है, और राज्यसभा में पारित होने के बाद वो कानून नहीं बन जाता बल्कि वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति जब तक उस पर अपना अप्रूवल नहीं देंगे तब तक वो कानून नहीं बनता। राष्ट्रपति आर्टिकल 111 यानी 111 के तहत, आर्टिकल 111 के तहत किसी भी कानून को अप्रूवल देते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी कानून को अप्रूवल न दे तो इसकी क्या स्थिति है, तो इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति कितने दिनों में किसी भी विधेयक को या किसी कानून को जो है अप्रूवल अपनी स्वीकृति देगा। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपना मुहर नहीं भी लगाते हैं तो वो विधेयक खुद ब खुद डिस्पोजल हो जाता है ना। और अगर ऐसे ही कुछ विधेयक हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति नहीं दी और वो विधेयक डिस्पोजल हो गए। वो कौन कौन से विधेयक थे, वो विधेयक जो है डिसॉल्व हो गए जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति नहीं दी। वो कौन कौन से विधेयक थे, तो एक विधेयक था बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, ठीक है। दूसरा नंबर था दहेज निबंधन विधेयक, ठीक है। और तीसरा था बैंकिंग सेवा आयोग, दहेज निबंधन, और एक विधेयक था आपका डाकघर संशोधन विधेयक। इन तीनों विधेयकों को राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दी और ये तीनों ही विधेयक जो है डिसॉल्व हो गए और कभी जो है कानून नहीं बन पाए। तो देखिए राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उन विधायी शक्तियों में कौन सा है, पहला आर्टिकल 79 जिसके अंतर्गत एक संसद है। विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति, है ना, विधान बनाने की शक्ति, और लेजिस्लेटिव पावर जिसको आप कह सकते हैं। तो आर्टिकल 79 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसके तहत ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति जब तक स्वीकृति नहीं देगा किसी भी विधेयक को तब तक वो कानून बन नहीं पाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 79 हो गया। आर्टिकल 85 के तहत संसद का सत्र बुलाना और उसका सत्रावसान करना और जो है संसद को भंग करना, लोकसभा को भंग करना भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई भी विधेयक या कानून लोकसभा में लाया जाता है तो आपको पता है कि कानून बनने के लिए लोकसभा में अगर लाया जाता है तो फिर उसे राज्यसभा में भी पारित करना पड़ता है। अगर राज्यसभा में लाया गया है तो लोकसभा भी उससे सहमत होना चाहिए और लोकसभा में भी वो विधेयक पारित होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोकसभा में तो कानून लाया गया, विधेयक लाया गया, लेकिन वो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, या राज्यसभा में लाया गया और लोकसभा में पारित नहीं हो पा रहा है। तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है और उस ज्वाइंट सेशन में उस विधेयक को पारित करवाता है। यानी राष्ट्रपति 108 आर्टिकल 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्यों? क्योंकि वो गतिरोध जो हो गई है कानून बनाने में उसको जो है पारित कराया जा सके उस ज्वाइंट सेशन में। और इस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता यद्यपि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये 3 आर्टिकल्स बहुत ही अहम थे राष्ट्रपति के विधायी शक्ति से रिलेटेड। विधायी शक्ति से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 123 क्लॉज ए।
देखिए ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश निकालते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है कि जब संसद सत्र में ना हो, जब संसद सत्र में ना हो तो उस दरमियान अगर सरकार को किसी कानून की ज़रूरत पड़े, है ना, आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाए, बहुत ज़रूरत है और संसद सत्र में ना हो, तो राष्ट्रपति के एक आदेश से एक कानून बनाया जा सकता है। कानून बना की मेनली प्रोसेस क्या है कानून बनाने का, कि लोकसभा राज्यसभा सब में पारित होना चाहिए, है ना, और फिर राष्ट्रपति का अप्रूवल मिलना चाहिए, तब वो कानून बनेगा। लेकिन एक अध्यादेश मात्र निकालने से राष्ट्रपति के एक कानून बनाया जा सकता है। लेकिन ये अध्यादेश का जो अवधि रहता है वो संसद सत्र जब प्रारंभ होता है तो उसके 6 सप्ताह तक ही रहता है। 6 सप्ताह, अगर उन 6 सप्ताह में इस अध्यादेश को अप्रूवल नहीं मिलता है संसद का तो फिर ये डिसॉल्व हो जाता है। तो कितनी महत्वपूर्ण शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति को प्राप्त है, ये जो आर्टिकल 123 क्लॉज ए अध्यादेश निकालने की शक्ति, इन सभी की भी चर्चा हम किसी जो है अलग वीडियो में करेंगे। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं। राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल वित्तीय शक्तियों में आर्टिकल 270, 267, आर्टिकल 267 और आर्टिकल 280। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वित्तीय शक्तियाँ मतलब फाइनेंशियल पावर्स, फिनेंशियल पावर्स भी कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हासिल हैं। जैसे आर्टिकल 110 में ये उल्लेख है कि कोई भी धन विधेयक, मनी बिल अगर लाया जाता है, धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक अगर लाया जाता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही लाया जाएगा। यानी अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति ना हो तो धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 112 में ये उल्लेख है, क्या उल्लेख है, बजट का। बजट जो है राष्ट्रपति ही संसद में पेश करवाता है। किसके माध्यम से, तो केंद्रीय मंत्री परिषद के वित्त मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद में पेश कराता है। आर्टिकल 267 के तहत आकस्मिक निधि की चर्चा की गई है और यह निधि जो है राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए संसद में जो भी देश में खर्च होता है उसके लिए 3 खाते, है ना, संसद में मेनली हैं भारत सरकार में। एक है संचित निधि, एक है आकस्मिक निधि, एक लोक खाता भी है। तो देखिए संचित निधि क्या है, संचित निधि ऐसी निधि है जिससे सभी प्रकार के खर्चे भारत सरकार के किए जाते हैं, लेकिन कानून के अनुसार ही किया जाता है, जिसमें संसद विनियोग विधेयक पारित करके और उतनी धन की निकासी करती है और खर्च करती है। लेकिन अगर संसद सत्र में नहीं है और सरकार को कुछ जो है आकस्मिक निधि की ज़रूरत पड़ जाए, है ना, इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस आकस्मिक निधि से जो कि राष्ट्रपति के अधिकार में होता है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद या सरकार उतना धन निकाल सकती है जितना उनको ज़रूरत है आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद। लेकिन इस आकस्मिक निधि में फिर उतनी ही रकम संचित निधि से निकाल कर डाल दिया जाता है जब संसद सत्र में वापस आ जाता है। तो ये आकस्मिक निधि जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। देखिए 280 आर्टिकल में एक वित्त आयोग का जिक्र है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है, मेनली वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स का बंटवारा होगा उसकी क्या व्यवस्था होगी यह तय करने के लिए, कितना हिस्सा राज्यों को कितना केंद्र को मिलना चाहिए, उसके लिए एक वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 280 के तहत, और इसकी जो सिफारिशें हैं वित्त आयोग की वो संसद में प्रस्तुत करवाते हैं। तो ये हो गया विधायक विधेयक, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उसमें मेनली आता है आर्टिकल 72। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसलिए क्योंकि इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है जिसे कहते हैं क्षमादान की शक्ति। यानी किसी भी दंड या अपराध को माफ़ करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को इस देश में संविधान के तहत दी गई है। जैसे अगर कोई अपराधी किसी भी सज़ा को काट रहा हो, यहाँ तक कि मृत्युदंड,
मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दे दिया गया हो, तो भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 72 के तहत उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। इसके बहुत सारे दंड का जो है प्रावधान है, जैसे सज़ा को टालना, है ना, विलंबन करना या फिर सज़ा को माफ़ कर देना, वो भी बहुत सारे प्रावधान है, वो हम पढ़ेंगे किसी वीडियो में बहुत ही विस्तार से। तो आर्टिकल 72 हो गया। एक आर्टिकल है 143। ये आर्टिकल जो 143 है ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से रिलेटेड है, जिसके तहत राष्ट्रपति, इस आर्टिकल 43 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कोई भी सलाह मांग सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ये सलाह तो मांगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर ये बाध्यकारी नहीं है कि वो सलाह देगा ही। ठीक है, इसी तरीके से राष्ट्रपति का भी जो है ये विवेक है, मतलब कि ये बाध्यकारी नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के सलाह को माने ही। तो ये राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों में दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ये क्षमादान शक्ति से रिलेटेड है ना, ये क्षमादान से रिलेटेड है, और ये आर्टिकल जो है ये आर्टिकल रिलेटेड है सलाह मांगने से रिलेटेड, जो कि राष्ट्रपति मांगता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। ये शक्ति हो गई। उसके बाद दो शक्तियां और हैं, जिसमें से एक आपातकालीन शक्ति जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपातकालीन शक्ति में 3 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल 352 है, एक आर्टिकल 356 है और एक आर्टिकल 360 है। देखिए ये तीनों ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है इसमें एक देखिए आपातकालीन शक्तियाँ क्या कि देश में आपातकाल लागू किया जाए। जब देश को कोई संकट हो, है ना, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें देश में जो है संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं कंट्री में। तो इसके तहत 3 आर्टिकल हैं। ये जो आर्टिकल है इसे हम सामान्य आपात कहते हैं, सामान्य आपात। ये जो आर्टिकल है इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और ये जो आर्टिकल है इसे हम कहते हैं वित्तीय आपात। तो ये जो आर्टिकल है ये रिलेटेड है किससे? वित्तीय आपात से। ये आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो देखिए ये है क्या। आर्टिकल 350 सामान्य आपात है। सामान्य आपात मतलब देश में अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई किसी अन्य देश के साथ, या देश में कोई सशस्त्र सैन्य विद्रोह हो गया, या फिर देश में जो है कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि देश के शासन को खतरा है, कोई बाह्य आक्रमण हो गया हो या फिर युद्ध की स्थिति हो गई, कोई ऐसी आपात की स्थिति हो गई, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो संसद के यानी मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो है सामान्य आपातकाल की घोषणा कर सकती है देश में। इस तरह की आपातकाल की घोषणा हमारे कंट्री में हुई भी है। कब कब हुई है? तो 1962 में हुई है, चीन आक्रमण के समय, चीन आक्रमण के समय। ठीक है, उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम चल रहा था, बांग्लादेश का जब मुक्ति संग्राम चल रहा था, तब इंडिया ने जो सपोर्ट बांग्लादेश को किया था, उस समय भी ये जो आपातकाल है वो लगा था। 1971, 1975 में भी एक आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाई थी, है ना। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी, और उस आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल की घोषणा हुई थी, आज तक उसकी आलोचना लोगों के द्वारा की जाती है। तो ये तीन बार ये आपातकाल की घोषणा हुई, 1962, 71 और 75 में घोषणा हुई। तो ये हो गया सामान्य आपात। राष्ट्रपति शासन क्या है? आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति को एक और अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन मेनली है क्या? किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उस राज्य में सरकार फॉर्म करना मुश्किल हो रहा है, तब उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा वो अपॉइंटेड होते हैं। तो वो गवर्नर जो है राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कि इस
स्टेट में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि यहाँ पे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो है सरकार फॉर्म किया जा सके, तो क्या करते हैं राष्ट्रपति, अगर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं राज्यपाल के, तो राष्ट्रपति उस स्टेट के लिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार राज्यपाल उस राज्य के शासन की देखभाल करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन लगा है, आज भी लगता रहता है। सबसे पहले यह राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। पंजाब में लगा था 1951 में, और सबसे अधिक समय तक भी पंजाब में रहा था 1987 टू 1992 तक। 356 राष्ट्रपति शासन को हमने देख लिया। राष्ट्रपति शासन में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, है ना। ये तीनों जो आपातकालीन स्थिति है, ये अपने आप में एक चैप्टर है, इसे हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। मेनली मैं राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख कर रहा हूँ, इसीलिए सिंपली आपको बता रहा हूँ कि ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। एक और शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है जो है वित्तीय शक्ति, यानी फाइनेंशियल आपातकाल से रिलेटेड जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है राष्ट्रपति। कब? जब देश में कोई फाइनेंशियल जो है इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तब संसद के अप्रूवल के बाद राष्ट्रपति उस देश में वित्तीय आपात लगाता है। लेकिन सौभाग्य से हमारे देश में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, ये दोनों आपात तो लगे हैं, ठीक है। इसके बाद कूटनीतिक शक्तियां जो हैं, उसके तहत राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त हैं? कोई भी दूत, अन्य देश से कोई दूत जो एम्बेसडर वगैरह जो भेजे जाते हैं, उनसे मुलाकात राष्ट्रपति करते हैं, अपने दूत को भेजते हैं, है ना। और देशों में जो है संबंध बनाए रखते हैं, और किस तरीके से देश में जो है अगर उथल पुथल है अन्य देशों के साथ, तो उसे कैसे निपटना है, तो वो राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आता है, जिसके तहत राष्ट्रपति विभिन्न देशों से आए दूतों से मुलाकात करते हैं और विभिन्न देशों में दूतों की नियुक्ति करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उम्मीद है आपको ये सारी शक्तियां समझ में आई होंगी। हम राष्ट्रपति से रिलेटेड और भी जितने आर्टिकल्स हैं, जो मेन आर्टिकल्स शक्तियों के अलावा, उनकी चर्चा हम एक वीडियो में कर चुके हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.